हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं नेक्स्ट.जेएस में एपीआई के साथ वर्क करने। आज हम क्या करेंगे, एक पब्लिक यूआरएल से, मान लो कि एक पब्लिक एंड पॉइंट है, वहाँ से हम किस तरीके से डेटा फेच कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। सो बेसिकली आज पूरा हम एपीआई के बारे में समझेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम डेटा को फेच करके लेकर आएंगे और दिखाएंगे स्क्रीन पे कि किस तरीके से हम डेटा फेच तो कर लिए, लेकिन हम कैसे दिखाएंगे वो सब चीज़ हम करने वाले हैं। तो मज़ा आने वाला है बेसिकली। तो अगर वीडियो समझ में आता है, लगता है कि हेल्पफुल है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, सो जाके देख सकते हो। तो अभी पहले क्या करते हैं, यहाँ पर तुम देखोगे तो मैंने क्या कर रखा है, वीएस कोड में एक फोल्डर ओपन कर रखा है, जिसमें एक मैंने पब्लिक एंड पॉइंट नाम से एक फोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर नेक्स्ट.जेएस ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। तुमने नहीं क्रिएट किया है तो इसे क्रिएट कर लो यार, क्योंकि एपीआई में वर्क कर रहे हो तो आई होप तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से हमें बना सकते हैं। नॉर्मली तुम्हें क्या करना है, npm create next app @latest, तो क्या होगा, नेक्स्ट का फाइल फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, पहले तुम्हें एक एंड पॉइंट ढूंढना है, यानी एक यूआरएल ढूंढना है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो। तो इसके लिए क्या कर लो, एक मैंने देखा था, तुम सर्च कर लो ई कॉमर्स में, उसका यूआरएल तुम्हें बाय द वे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ई कॉमर्स से एपीआई विदाउट एपीआई की, ठीक है। सो बिना एपीआई, क्योंकि पब्लिक वाले में चाहिए ना, पब्लिक वाले में होता है ना कि तुम्हें उसका की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली तुम उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा फेक स्टोर एपीआई। ये क्या है, बेसिकली तुम्हें एक यूआरएल देता है जिसके अंदर तुम्हें फेक एक स्टोर बना सकते हो, जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस तुम डाल सकते हो, उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो हम इसी का यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि पब्लिक एपीआई का मतलब है ना कि तुम्हें उसमें एपीआई की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम उस यूआरएल को कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे तो तुम्हें सारे डिटेल तुम एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे देखो, ये रहा यूआरएल, इस यूआरएल को मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा बाय द वे। और इसको जैसे मैं देखो पेस्ट करता हूँ ना, तो क्या होगा, इस एंड पॉइंट पे जाएगा और एपीआई से जो भी डेटा है ना एपीआई में, वो सभी डेटा मुझे यहाँ पर लाकर दे देगा। अब ये तो पब्लिक था, इसी कारण से क्या हुआ, बिना किसी एपीआई की के मुझे डेटा को फेच करके दे दिया। तुम्हें अगर सीखना है कि अगर ऑथेंटिकेशन से कैसे करेंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या है कि अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो उसके डेटा को हम किस तरीके से फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूआरएल को तो मैंने उठा लिया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली अपने नेक्स्ट.जेएस वाले में जाना है और यहाँ पर हम इसे रन करते हैं। एक बार सर्वर को देखते हैं कि डिफ़ॉल्टेड अभी कैसा चल रहा है। तो Ctrl+C से यहाँ पर हटाते हैं भाई और npm रन डेव करते हैं। ठीक है, बस ऐसे इसे एक और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। चल ले यार, क्यों, हाँ देखो ये रहा। अभी हम क्या है, रूट डायरेक्टरी में है, हमें उसे डायरेक्शन को, मतलब अपना डायरेक्टरी को चेंज करना है और पब्लिक वाले में जाना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, npm रन डेव, तो डेवलपमेंट हमारा ओपन हो जाएगा और यूआरएल हमें मिल जाएगा, जिससे कि हमें अभी एक्सेस कर सकते हैं कि अभी हमारा किस तरीके से प्रोजेक्ट यानी फोल्डर हमारा दिख रहा है। तो इस पर जाके कंट्रोल के साथ प्रेस करो और ये ओपन कर देगा। ओपन हो जा भाई। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हो जाएगा। इनको हटा लेते हैं, बाकी के जो टैब ओपन हो चुके हैं, मैंने 2-3 बार क्लिक कर दिया था तो उस कारण से ओपन हो चुके हैं। तो अभी डिफॉल्टेड क्या होगा, जो डिफॉल्टली तुम्हें दिखता होगा ना, नेक्स्ट.जेएस का ऐप है जिसमें नेक्स्ट का होता है, वर्डसेल का लोगो लगा रहता है, वो दिखेगा। ठीक है, अब इसको हम हटाएंगे, इन चीज़ों जो अनवांटेड जो कोड होंगे उनको हम हटाएंगे और बाकी का फिर देखेंगे। तो एक बार बस जल्दी ये चल जाए, देन आफ्टर हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो यूआरएल था ना, जो अभी हमने यूआरएल देखा, इसमें से ये जो सारे डेटा हैं सभी को किस तरीके से फेच कर सकते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, सो मजा आने वाला है। एक चीज़ और, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना लाइक, उसे मत भूलना। तो यहाँ पर जल्दी से सर्वर चल जाए हमारा। तो सर्वर तो चलने लगा है और यहाँ पर डेटा भी आ जाएगा तुरंत। तो देखो ये रहा, ये क्या है, डिफ़ॉल्टेड है। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, अपने डायरेक्टरी में जाएंगे, वीएस कोड में जाएंगे, और ये सब कहाँ से दिख रहा है, ऐप से कंट्रोल होता है, तो ऐप में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, और जो कोड दिख रहा था ना, जो भी तुम्हें आउटपुट दिख रहा था, वो सभी यहाँ से आ रखे हैं। तो यहाँ से पूरा हटा देते हैं और इसको RFC से और नया स्निपेट्स ऑन कर देते हैं। ये RFC मेरे में क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंसन डाउनलोड कर रखा है, तुम में नहीं वर्क कर रहा तो मेक श्योर करना कि एक्सटेंसन में जाना और सेलेक्ट कर लेना रिएक्ट स्निपेट्स। तो रिएक्ट सिंपल स्निपेट्स आई थिंक, उसको डाउनलोड कर लोगे तो तुम भी इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज मैनुअली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली अब तुम जाओगे वहाँ पर जाके देखोगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ हट जाएंगे। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और सिर्फ तुम्हें क्या दिखेगा, पेजेस दिखेगा। अब इस तरीके से जो चीज़ दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा CSS हम यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करते हैं क्लास नेम हाइट स्क्रीन कर देते हैं। तो क्या होगा, ये जो तुम्हें दिख रहा था ना वेव कलर का, वो मतलब वेव ही जो चीज़ दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरा पेजेस दिख रहा है। हम पब्लिक यूआरएल से डेटा को फेच करना सीख रहे हैं।
तो देखो हमें पब्लिक यूआरएल से डेटा फेच करना है। तुम चाहते हो कि कोई कंपोनेंट में डेटा फेच करे तो तुम कंपोनेंट में भी कर सकते हो, यहाँ चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हम कंपोनेंट में करते हैं। एक कोई कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट फोल्डर, कंपोनेंट कहीं भी कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, तुम इस पेजेस वाले में भी कर सकते थे, ठीक है, बट हम कंपोनेंट में क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम टाइम कंपोनेंट में ही लोग करेंगे। क्योंकि रिएक्ट का मतलब ही क्या है, रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस का मतलब ही क्या है, तुम कंपोनेंट की हेल्प से एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डाल लेते हैं डमी .jsx नाम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और यहाँ पर भी हम चला देते हैं RFC। तो RFC, ठीक है, इसको तुम मैनुअली भी लिख सकते हो। बेसिकली क्या है, एक ये फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन हमें रिटर्न देगा। तो क्लास फंक्शन एक होता है और एक होता है एरो फंक्शन। तो ये एरो फंक्शन है। यहाँ पर हम एक H1 लगा देते हैं और नाम लिख देते हैं रोहित शर्मा। तुम कुछ और भी लिख सकते हो। और ये जो हमारा फंक्शन है, जो कंपोनेंट, इसको हम यहाँ पर रेंडर कर देते हैं। तो पेज की जगह हम क्या करते हैं, उसको ही रेंडर कर देते हैं। तो डमी, ठीक है, इसको हमने रेंडर कर दिया। और जाके अब देखोगे तो क्या होगा, डमी के अंदर जो भी डेटा था वो तुम्हें यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद दिखने लगेंगे, जो कि रोहित शर्मा मैंने लिखा था, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, तुम्हें पता होगा। अब हम करते हैं डेटा को फेच, ठीक है। तो डेटा को फेच किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं। देखो पहले हमें क्या बनाना है, यूज इफेक्ट से एक वेरिएबल्स बना लेना है, जिसमें तुम नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं मान लो रिजल्ट दे देता हूँ, रिजल्ट और सेट रिजल्ट। आई होप तुम्हें पता होगा कि यूज इफेक्ट क्या करता है, सॉरी यूज स्टेट क्या करता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, सिंपली समझो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज स्टेट से मैंने ये बना लिया है रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, इसका अंदर जो भी है ना, उसका इनिशियल वैल्यू ये कंटेन करता है, ठीक है। सेट रिजल्ट क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन समझ सकते हो, जो इसकी वैल्यू को चेंज करता है। मैं समझाऊँ अगर तुम्हें, तो मान लो कि मैं इस एरे के अंदर रोहित दे रखा हूँ, तो ये रिजल्ट क्या है, मतलब ये जो रोहित है किस में सेव हो चुका है, इस रिजल्ट में सेव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर अभी करता हूँ console.log, और रिजल्ट को अगर मैं लॉग करूँ तो क्या होगा, इतना मैं क्यों डीप बता रहा हूँ तुम्हें, चलो कोई नहीं। एक चीज़ और करना होगा, जब तुम यूज़ करते हो हुक्स नेक्स्ट.जेएस में, तो तुम्हें क्लाइंट, इसको क्लाइंट से सब बनाना होता है। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर लगा लेना है यूज़ क्लाइंट। तो क्या होता है, सर्वर साइड होता है नॉर्मली, अगर तुम नहीं दिखाते हो तो डिफ़ॉल्ट और सर्वर साइड होता है, बट अगर तुम क्लाइंट कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और रोहित शर्मा दिख रहा है। कंसोल में जाकर देखोगे तो जो इनिशियल वैल्यू था वो डेटा देखो तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो सिंपली क्या है, ये जो रिजल्ट होता है वो इनिशियली डेटा लेता है। अब इसको अगर रिजल्ट की वैल्यू को चेंज करना है तो चेंज करने का काम ये करता है। इतना क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। नहीं क्लियर है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, यूज स्टेट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी का, अदरवाइज चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा है ना इसके अंदर डालेंगे। तो देखो जो डेटा होते हैं ना, वो क्या होता है, जेसन के फॉर्म में होता है, मतलब एरे के फॉर्म में होता है। देखो ये क्या है, डेटा एरे के फॉर्म में है, दिख रहा है ना, एरे के फॉर्म में। इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है कि इसके अंदर जो डेटा डालेंगे ना, वो क्या होगा, एरे के फॉर्म में डालेंगे। क्लियर है, एरे क्यों लाया था मैं, ठीक है। अब देखो जब भी हम ये ऐसा काम करते हैं ना, डेटा को फेच करने वाला, ठीक है, तो एक साइड इफेक्ट छोड़ता है। साइड इफेक्ट का मतलब क्या है, समझो कि ये जो डेटा फेच करना हम चाहते हैं ना, वो कब करेंगे, जब हमारे जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है हमारे वेबसाइट पे दिखने लगे, देन आफ्टर ये वाला काम हो। फिर से पहले कंपोनेंट रेंडर हो जाए, पहले कंपोनेंट वेबसाइट पे दिखने लगे, देन आफ्टर ये डेटा फेच करने वाला काम हो। तो इस टाइम पे हम यूज़ करते हैं एक नए हुक का, जो कि होता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का काम यही होता है कि आफ्टर इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट ये हो रहा है ना कि डेटा मतलब जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो जा रहा है, वेबसाइट पे दिखने लग रहा है, देन आफ्टर हम फेचिंग कर रहे हैं, डेटा का फेच कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज़ किया है। तो एक्सप्लेनेशन आई होप समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर इसका फंक्शन चला देते हैं, ठीक है। अब समझो, अब डेटा हम फेच करना चाहते हैं तो एक ही बार फेच करोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें जो एम्प्टी बोल सकते हो, इसको एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको डाल देना। इससे क्या होगा, ये जो यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड होंगे सिर्फ एक ही बार वर्क होंगे, एक ही बार बोल सकते हो कि एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, जो फेचिंग करने वाले कोड है ना वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन चलाते हैं, जो कि किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं फेच डेटा नाम से बनाता हूँ, और इसको, ठीक है। ये क्या करेगा वो समझो, यही फंक्शन होगा जो हम जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन डेटा को उठा कर लेकर आएगा। क्या करेगा, ये डेटा को उठा कर लेकर आएगा, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा उठाने वाला है। अब क्या करना है हमें, अब देखो जब भी हम डेटा उठाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसे हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रॉमिस रिटर्न कर दे कि ठीक है भाई आगे का काम चलते रहे, कंटिन्यू रहते रहे, मैं डेटा को फेच करके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है।
क्लियर। अब हमें क्या करना है वो समझो। अब हम ये भी तो चाहते नहीं कि अगर बाई चांस इन द केस कोई जो एंड पॉइंट है वो वर्क नहीं कर रहा है कभी कभी, तो उसका एरर भी हमें थ्रो करवाना है। ये तो नहीं कि सर्वर ही रुक जाए पूरा, एरर भी थ्रो करवाना है। तो यहाँ पे इसलिए हम ट्राई यूज़ कर रहे हैं कि ट्राई क्या करता है कि उसके अंदर वाला जो कोड है वो चले तो वेल एंड गुड, नहीं चले तो यहाँ पर कैच दे, मतलब एरर भेज दे। तो देखो इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो चले तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर हम कैच कर लेंगे क्या, वो भी हम कोड उसके अंदर वाला लिख रहे हैं, एक एरर को कैच कर लेंगे, जो भी एरर आएगा ERROR, एरर सही है ना स्पेलिंग, ERROR, ठीक है सही है। और एरर कैच करे अगर बाई चांस कोई भी इशू है इसके अंदर वाले कोड को, तो ये एरर थ्रो करे और एरर में क्या करे कंसोल भेज दे, कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पे मैसेज भेज दे एरर कॉमा जो भी एरर है वो दिखा दे। क्लियर है ना चीज़ कि इसके अंदर वाला कोड चले तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला एरर दे दे। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेटा को हम फेच करते हैं। ये टर्मिनल को मैं हटा देता हूँ और देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल टू, अब क्या है असिंक यूज ही करें तो यहाँ पर प्रॉमिस भी रिटर्न करना पड़ेगा अवेट, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फेच का। नॉर्मली तुम एक्सीएस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम नेक्स्ट.जेएस में वर्क कर रहे हो तो फेच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फेच करना है। अब क्या करना है वो समझो। यहाँ पर जो URL है ना तुम्हारा, जहाँ से तुम डेटा उठाना चाहते हो उसको डाल दो। तो मान लो मुझे यहाँ से डेटा उठाना है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर डाल दूँगा। इतना क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। अब क्या करना है, कॉन्स्ट, अब देखो ये जो डेटा आएंगे जेसन के, मतलब इसमें हमें जेसन के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और बना लेते हैं हम वेरिएबल, डेटा नाम से, डेटा इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं ये भी अवेट होगा जो कि कन्वर्ट करेगा इसको जेसन के फॉर्म में। तो अभी हमारा जो डेटा कहाँ पर है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो अभी डेटा क्या है, यहाँ पर है, इस वाले रिस्पॉन्स में है। तो रिस्पॉन्स को बुलाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, जो भी डेटा इसके अंदर आया है उसको हम जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? पक्का? ठीक है, अब हमने ये चीज़ तो कर दिया। अब देखो हमें एट द एंड क्या करना था, ये जो भी रिजल्ट है उसको मैं इस वाले में डाल देना था, इस वेरिएबल के अंदर डाल देना था। तो जो भी डेटा है उसको मैं क्या करता हूँ, सेट रिजल्ट की फंक्शन की हेल्प से, जो स्पेशल फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या करता है, इसकी वैल्यू को चेंज करने में क्या काम करता है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा के अंदर जो भी डेटा स्टोर हो चुका है उसको मैं डाल दिया। तो अगर अब ये चीज़ सही है, कोड वर्क कर रहा है, तो क्या होगा कि जो भी डेटा आए हैं ना वहाँ से उठकर वो सभी कहाँ चले गए होंगे, इस रिजल्ट वाले में चला गया होगा। इसको चेक करना है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसको कॉल कर सकते हो, किसको, कंसोल कर सकते हो, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, किसको, रिजल्ट को। ठीक है, अब ये करने से पहले एक चीज़ और कर लो कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो फंक्शन था फेच डेटा, यही डेटा को उठा कर लेकर आएगा। लेकिन हमने ये बना तो ले, लेकिन अभी तक इसको हमने कॉल नहीं किया है। तो कॉल हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट के ही अंदर करेंगे और यहाँ पर करेंगे। तो कॉल करते हैं, फेच डेटा, कॉल कर दिया। यहाँ पर कॉल करने से फ़ायदे होने कि सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, मल्टीपल टाइम कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्टी लगा रखा है। अब देखो अगर ये वर्क कर रहा होगा तो क्या होगा, जब हम अपने URL पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, डेटा फेच होकर कंसोल में मुझे दिखने लगेगा। तो देखो यहाँ पे कंसोल के डेटा दिखने लगा। टोटल कितने थे, प्रोडक्ट 20 थे, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर देखोगे तो क्या है, ID 20, यानी टोटल 20 डेटा है। तो अगर जाके यहाँ पर तुम देखते हो तो देखो 20 एरे आ चुके हैं, सभी के अंदर डेटा है। यानी हाँ, हमने पब्लिक डोमेन से डेटा को फेच कर लिया है। अब तुम्हें इसे अगर दिखाना है तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली देखो। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि सभी डेटा किसके अंदर स्टोर हो चुका है, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो चुका है। तो अगर मान लो कि अब सभी डेटा दिखाना है हमें, तो यहाँ पे मैप का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल एलिमेंट है ना, एक एरे है, एरे के अंदर बहुत मल्टीपल एलिमेंट है। तो मैप क्या करेगा, हर एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट के पास जाएगा और जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो लेकर उठा कर लेकर आएगा। अदरवाइज तुम एक और काम कर सकते हो कि हर को एक एक बार टारगेट करो, मतलब जो पूरा हमारा जो डेटा है ना, रिजल्ट है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट को टारगेट करो लिख के, फिर दूसरे एलिमेंट को टारगेट करो। तो ये चीज़ भी कर सकते हो, जो कि मैनुअली बहुत ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। तो UL यूज़ करते हैं, लिस्ट के अंदर हम दिखाएंगे। और क्या करते हैं, अभी हमारा डेटा क्या है, रिजल्ट के अंदर है डॉट मैप, ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन चला देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, मैप क्या करता है, हर के छोटे उसके जो भी एक एरे है ना उसके अंदर हर एलिमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पर आइटम डॉट इंडेक्स, अब इंडेक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम मैप फंक्शन यूज़ करते हो ना तो हर लिस्ट को
एक पर्टिकुलर की वैल्यू देना पड़ता है, अगर वो नहीं देते हो तो एरर थ्रो करेगा। तो लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर से यूनिक बनाने के लिए की वैल्यू देना है, और इंडेक्स डाल देंगे तो क्या होगा, इंडेक्स एक की वैल्यू है, मतलब यूनिक बोल सकते हो। अदरवाइज तुम ये भी कर सकते हो, इंडेक्स की जगह अगर तुम इंडेक्स नहीं देना चाहते हो तो एक चीज़ और कर सकते हो, क्या, आइटम डॉट ID, क्योंकि यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो ID भी सभी का क्या यूनिक है, ID भी क्या सभी का यूनिक है, तो ID भी दे सकते हो। बेसिकली की क्या करता है, हर लिस्ट को डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है, इसलिए मैंने ID दे दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हमें इसके अंदर तुम्हें जो भी डेटा दिखाना है वो तुम दिखा सकते हो। मान लो कि मुझे हर जितने भी प्रोडक्ट है सभी का टाइटल दिखाना है, क्या दिखाना है, टाइटल दिखाना है, तो टाइटल को कॉपी कर लो, और अभी हमारा डेटा किसके अंदर है, सभी स्टोर इस आइटम में है, तो हम क्या करेंगे, आइटम डॉट टाइटल। अब जाकर अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट है सभी का टाइटल तुम्हें यहाँ पर दिखने लगेगा, दिख रहा है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, देखो सभी का टाइटल दिख रहा है। अगर मान लो कि सभी का इमेज दिखना है तो तुम क्या करोगे, लिस्ट के अंदर ही इमेज टैग यूज़ करोगे, IMG। तुम नेक्स्ट का भी इमेज यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ दिक्कत होगा, अगर तुम नेक्स्ट का इमेज यूज़ करोगे तो मैं दिखा देता हूँ। अभी पहले नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं, और ऑल्ट भी रहने दो। मान लो कि URL देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किस नाम से इमेज का URL सेव है, तो देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ गया भाई, ये रहा, इमेज नाम से सेव है, तो इसको कॉपी कर लो और वापस से जाओ अपने इसमें, और अभी देखो डेटा किसके अंदर आ चुका है, आइटम के अंदर, तो आइटम डॉट इमेज, तो क्या होगा, अब सभी इमेज तुम्हें यहाँ पर दिखने लगेंगे। रिफ्रेश करो, दिख जा भाई, देखो सभी इमेज दिखने लगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आई होप, कि किस तरीके से डेटा फेच कर सकते हो। वैसे तुम सभी का डिस्क्रिप्शन फेच कर सकते हो, इसी तरीके से सबका तुम रेटिंग फेच कर सकते हो, जो भी डेटा है सभी को तुम इसी तरीके से उठा कर लेकर आ सकते हो। अब देखो यहाँ पर ना तुम्हें जेसन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या इसमें है, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है, क्या था, मैं सर्च कर लेता हूँ, जेसन रीडेबल फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर वेबसाइट, इस पर क्लिक करो, और ये जो जेसन है ना इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो तुम्हें पढ़ने के लायक बना देगा। ये तुम्हें प्रोसेस करोगे तो देखो ये बना के दे देगा तुम्हें। देखो अब रीडेबल फॉर्म में ना, तो देखो तुम्हें पता चला कि तुम क्या क्या फेच कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे रेटिंग को फेच करना है, तो इसको तुम कैसे फेच कर सकते हो, इसे मैं करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर करते हैं H1 एक ले लेते हैं, इसके अंदर करते हैं, तो आइटम पहले करेंगे क्या, आइटम डॉट। अब देखो आइटम के डॉट के बाद क्या करना पड़ेगा, रेटिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या, रेटिंग। तो रेटिंग, ठीक है। रेटिंग के अंदर भी दो चीज़ है, एक है रेट और दूसरा है काउंट। तो मान लो कि अगर तुम्हें रेट चाहिए तो क्या कर दोगे, रेट, तो अब क्या होगा, तुम्हें रेट दिखने लगेगा, तो दिखना चाहिए भाई, रिफ्रेश करो। तो देखो तुम्हें रेट दिखने लगा ना 3.9, तो ये चीज़ फेच कर सकते हो। ये जेसन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया कि किस तरीके से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, अब देखो रीडेबल फॉर्म में लग रहा है, इसको तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पर तुम इसे पढ़ नहीं सकते थे, डिफ़ॉल्टेड ये एज में भी होता है, एज जो होता है ना, एज के अंदर डिफ़ॉल्टेड इस तरीके से तुम्हें फॉर्मेट करके दे देता है वो, तो यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों का। और आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि किस तरीके से तुम डेटा फेच कर सकते हो इसमें। अब मैं तुम्हें बता रहा था ना कि नेक्स्ट.जेएस का अगर इमेज वाला यूज़ करते हो, इमेज टैग, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। क्या, वो देखो, जैसे मैं इमेज लेकर आता हूँ नेक्स्ट.जेएस वाला, नेक्स्ट इमेज को, तो यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ होता है कि तुम्हें क्या होगा, SRC देना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं SRC। सेम क्या देना है, आइटम डॉट इमेज, क्योंकि इमेज का SRC यहीं से लेकर आएगा। ऑल्ट अगर तुम्हें देना है तो ऑल्ट दे दो, डिफ़ॉल्टेड ऑल्ट दे देते हैं, डमी, ठीक है। और क्या करना है, अब देखो इमेज नेक्स्ट.जेएस का जब तुम इमेज यूज़ करते हो तो तुम्हें हाइट और वेट भी देना पड़ता है, वो कंपलसरी है। तो मैं दे देता हूँ 200, और विथ भी दे देता हूँ 200, ये देना ही पड़ेगा, तुम इसको नहीं हटा सकते हैं। साथ में इसको प्रियोरिटी भी दे देते हैं कि प्रियोरिटी हो। अगर तुम इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी बना रखा है चैनल पे, बहुत सारे वीडियो जाकर देखो, ठीक है। और तुम इसको क्लोज कर दोगे, अब जाकर देखोगे तो वर्क करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एरर थ्रो होगा। रिफ्रेश करो, यहाँ पर एक एरर थ्रो होगा क्योंकि हम दूसरे के वेबसाइट से डेटा को उठा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रॉप्स फेक, यहाँ पर नॉन नेक्स्ट.जेएस होस्ट नेम, हाँ देखो हम क्या करें, दूसरे के वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं ना, दूसरे के वेबसाइट से। तो तुम्हें नेक्स्ट.जेएस में अगर तुम यूज़ कर रहे हो ना दूसरे के वेबसाइट का डेटा, तो तुम्हें पहले उसे दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉन्फ़िग होता है ना फाइल, उसमें दिखाना पड़ेगा। उसके बारे में और समझना है तो देखो ये जो URL है ना, इस पर क्लिक करो कंट्रोल के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली जो नेक्स्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन होगा। क्यों नहीं हो रहा भाई, एक सेकेंड,
ये रहा, सॉरी डॉक्यूमेंट वाले वाला, इसको ओपन करो, नीचे वाले को। यहाँ जाकर देखोगे तो तुम्हें वही बता रहा है कि अगर तुम्हें किसी और के वेबसाइट से डेटा उठा कर आना है ना, तो नेक्स्ट कॉन्फ़िग में तुम्हें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और अपने इसमें जाकर नेक्स्ट कॉन्फ़िग ढूंढते कहाँ पर है। नेक्स्ट कॉन्फ़िग कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, ये जो भी चीज़ इसको हटाओ और जो भी हम कॉपी करके लेकर आए हैं उसको पेस्ट कर दो। अब देखो क्या करना है, तुम्हें जाना है वो जो फेक हमने जहाँ से उठाया था ना डेटा, उस पर जाना है, सॉरी ये जो URL है इस पर जाना है। और क्या कर लेना है, देखो ये HTTPS मेथड से है तो इसको कॉपी करो और नेक्स्ट कॉन्फ़िग में लेकर आओ। ये डिफ़ॉल्ट लिखा था, इसको हटाओ, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे क्या है, होस्ट नेम देना है, यानी ये जो मेन नाम है ना ये वाला देना है, ये वाला जिस वेबसाइट से तुम उठा रहे हो उसका दे देना है डोमेन नेम। ठीक है, मैं इससे उठाया था इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हटाकर मैं वो डोमेन नेम दे देता हूँ। ठीक है, देन आफ्टर हमें देना है क्या, जिस एंड पॉइंट पे डेटा हमें मिल रहा है। तो एंड पॉइंट कौन सा है, प्रोडक्ट नाम का एंड पॉइंट है। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि इसी पे हमें डेटा मिल रहा है। अरे आजा यार, और डाल दिया। ठीक है, अब वर्क करेगा। तो अगर अब जाकर तुम अपने वेबसाइट पे जाते हो, रिफ्रेश करते हो, क्योंकि अब तुमने बता दिया कि तुमने कहाँ से डेटा उठाना है, तो अब जाके देखोगे तो क्या होगा, ये भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे सर्वर एक बार और ओपन करना पड़ेगा। करते हैं npm run dev, सही है ना, डायरेक्टरी सही है, हाँ ठीक है। तो npm run dev करोगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और अब वर्क करेगा। हमने क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, तो क्या दिक्कत आ रहा है, चेकआउट करते हैं, ये क्या है, इसको हटाते हैं। अब फिर से एक बार करते हैं npm run dev। वर्क करना चाहिए यार, बट ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। टर्मिनल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, वर्क कर रहा है अब। चलो बे यार, फिर मज़े ले रहे हैं मेरे से, देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। ऊपर चलते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सही तो किया मैंने। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल इज़ नॉट डिफाइंड इन अ ES स्कोप। इसको देखते हैं क्या हो रहा है दिक्कत। ऊपर चलते हैं, इमेजेस, ठीक है। देखो क्या कर लेते हैं, इसको ना, इसको कॉपी करते हैं, ये जो चीज़ हमने डाला उसको कॉपी कर लेते हैं। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड, इस टर्मिनल को पहले हटाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी, और वापस जो हमारा पुराना जो डिफ़ॉल्टेड था उसको लेकर आते हैं। ये था डिफ़ॉल्टेड, ठीक है। इसके अंदर पेस्ट करें क्या, एक बार पेस्ट करते हैं। अब अगर वर्क कर जाए तो भगवान की दया है, अदरवाइज़ मैं देखूँगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो npm run dev, क्या होगा, डेवलपमेंट मोड अगर ऑन हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर देखेंगे क्या इशू आ रहा है। तो वो चल रहा है, देखें, रिफ्रेश करते हैं, क्या अब तो एरर थ्रो नहीं कर रहा। चल जा भाई, चल रहा है अभी तो कंपाइलर, अब इसको मतलब इसको कंपाइल होगा अभी तो हाँ ठीक है, रेडी है, कंपाइलिंग हो रहा है, चलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर डाल दिया है चीज़ें, क्योंकि अभी हमने इनिशियलाइज़ कर दिया कि हम कौन से पाथ से उठा रहे डेटा, तो चलना चाहिए। अब चलते हैं वापस से, इसको रिफ्रेश करते हैं भाई, रिफ्रेश हो जा। इसको भी हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, वर्क तो कर रहा है ऐसे, क्योंकि क्रिएट नेक्स्ट का टाइटल आ गया है, कंपाइल हो रहा है। Ctrl+Shift+C करके देख लेते कोई एरर, अच्छा यहाँ पे आ रहा है एक एरर, वही डॉक्यूमेंट वाला ही आ रहा है। फिर से इसको चल लेते हैं कौन उस पर वेबसाइट पे, और यहाँ देख लेते क्या दिक्कत आ रहा था। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है यार, यही तो चीज़ था, फिर दिक्कत क्यों आ रहा है। Ctrl+C से हटाते हैं इसको, और यहाँ पर वापस अपना पुराना वाला लेकर आ जाते हैं, जो पुराना था ना उसको लेकर आते हैं, और इसको हटा यार, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी, ज़रूरत है इसकी। npm run dev करते हैं, ये वर्क करेगा, मतलब ऐसे ही होगा, यहाँ पर मैं देना पड़ता है डिटेल। ठीक है, रिफ्रेश करो एक बार और। अरे यार ये क्यों रिफ्रेश हो रहा है, लोकल होस्ट पे भेजना मेरे को, लोकल होस्ट 3000, कंपाइलिंग हो रहा है, एरर मत थ्रो कर दिए बस, बड़े मेहनत से किया मैंने। इसको ही रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट नेक्स्ट, एरर थ्रो तो नहीं हुआ है ना, नहीं भाई वर्क करेगा अब, फिर नहीं वर्क कर रहा, देखते हैं इसको क्या हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रखा है।
तो नॉर्मली देखो क्या दिक्कत था, यहाँ पे पूरा डोमेन लिखने की जगह ना डायरेक्टली तुम्हें SRM में पास कर दो इसको, फेक ईपीआई का जो मेन डोमेन है ना वो बस पास कर दो, और बाकी के जो होस्ट थे उसे रहने दो। तो बस यही पास करोगे ना तो जो एरर था थ्रो मतलब जो था वो हट जाएगा। देखो रिफ्रेश किया मैंने तो ये चीज़ हट जाएगा। वही दिक्कत आ रखा था कि शायद से उसका जो एंड पॉइंट है उसमें कोई दिक्कत था। तो बस तुम डोमेन में ये वाला पास कर दो जो कि तुम्हारा मेन है, ठीक है। इसको तुम देख सकते हो एक बार, ठीक है। वही चीज़ है, बस क्या है बाकी के जो चीज़ थे ना वहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा अगर मैं, तो देखो पहले कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स थे, पोर्ट प्रोटोकॉल था, होस्ट नेम था, पोर्ट था, तो मैंने सबको हटाया, सिंपली क्या किया सिर्फ डोमेन को डाल दिया और ये वर्क करने लगा। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पब्लिक डोमेन से, पब्लिक ईपीआई यूआरएल से हम किस तरीके से डेटा फेच कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नए हो चैनल करना सब्सक्राइब, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पर बना रखे हैं, सो यू कैन गो फॉर इट और चेकआउट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।